हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्य तथा ऊर्जा। तो देखिए, सबसे पहले कार्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, कार्य। ये क्या लिखा है, कार्य। तो कार्य की परिभाषा क्या हो जाएगी? कार्य वह एक भौतिक क्रिया है। कार्य वह एक भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है। इसे कार्य कहते हैं। देखिए, मैंने क्या बताया, जैसे कोई एक वस्तु यहाँ पर रखी है और इसको हमने बल लगा दिया। क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। तो देखिए, कार्य वह एक भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा, देखिए बल की दिशा इधर, तो इधर की ओर इसको कुछ दूरी तक विस्थापित कर दिया गया। मान लीजिए अब ये वस्तु यहां पर पहुंच गई, ठीक है। जब हमने बल लगाया तो ये बल की दिशा में इधर की ओर विस्थापित हो गई। इसे कहते हैं कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W बराबर F इंटू डी, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। लेकिन अगर इसमें कोई थीटा कोण बनेगा, मैंने क्या बताया, लेकिन यदि इसमें कोई थीटा कोण बनेगा तो यहां पर फार्मूला हो जाएगा F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक, ये आपको बात क्लियर हो गई, F इंटू डी कॉस थीटा। अब बात करते हैं कार्य कब शून्य होगा। तो कार्य के शून्य होने के देखिए क्या कारण हो सकते हैं। शून्य होने के पहले नियम पे जब बात करेंगे, अगर कोई कार्य वृत्तीय पथ पर हो रहा है, कहां पर हो रहा है? वृत्तीय पथ पर। तो वृत्तीय पथ पर अगर कोई व्यक्ति घूम करके, मान लीजिए ऐसे एक वृत्तीय पथ है, यहां से दौड़ना शुरू करता है, फिर उसी जगह पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, विस्थापन उसका शून्य होगा, तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। तो कार्य कहां पर शून्य होता है? वृत्तीय पथ पर शून्य होगा। दूसरा क्या, कोई चीज ऊपर फेंकी, लौट के उसी जगह पे आ गई, तो भी विस्थापन शून्य हुआ, तो वहां भी, यानी किसी चीज का लौट कर आना, लौटने पर भी कार्य शून्य होगा। तीसरी कंडीशन क्या है? जब यहां पर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए। तो आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहां कार्य 0 हो जाएगा। और चौथी अवस्था क्या है? जब कोई वस्तु अपनी जगह पे रुकी रहे, तब वहां पर यानी विराम अवस्था में होगी, तो भी कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। आई बात समझ में? अगर कोई वृत्तीय पथ पर है तो वहां भी विस्थापन शून्य होगा। लौट के वापस आ रही, कोई चीज फेंकी, फेंक के फिर वापस आ गई, तो वो क्या है? वहां पर लौट कर वापस आएगी, वहां कार्य शून्य हो जाएगा। फिर थीटा बराबर 90 डिग्री और विराम अवस्था पर भी 0, यानी इन सभी जगहों पर कार्य क्या होता है? शून्य होता है। पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जहां पर आपको ये फार्मूला न देकर के दूसरी चीज पूछता है, वहां भी कार्य पूछता है, लेकिन सभी स्टूडेंट यही गलती करके आते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ कार्य का एक ही फार्मूला पता है। लेकिन आज हम आपको कार्य का दूसरा फार्मूला बता रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है, जब ये कार्य कहां पर होगा? ये कार्य सदैव जमीन पर होगा। जमीन का मतलब हो गया यानी भूमि तल पर, किसी सतह पर कार्य होगा। इसमें ऊंचाई नहीं होती है, इस कार्य में ऊंचाई नहीं होती है, इसलिए वो वहां पर अगर इस फार्मूले को लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो उस जगह पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे? जब ऊंचाई होगी तो वहां W बराबर लगा देंगे mgh। m क्या है? m मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, g गुरुत्वीय त्वरण हो गया, h जिस ऊंचाई पे वो वस्तु है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई आदमी है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो सीढ़ी पे ऊंचाई पे जा रहा है, तो वहां पर इसको कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कूली है, बोझ लेके चल रहा है, तो कूली बोझ लेके जाएगा तो 90 डिग्री पे लेके जाएगा, वहां पे कार्य शून्य हो जाएगा। वो वास्तविकता में कार्य कर रहा है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में उसे कार्य नहीं कहा जाता। ये मत समझाना कि फिजिक्स की भाषा में तुमने कार्य नहीं किया, हम पैसे नहीं देंगे। तो कूली ने मेहनत तो की, लेकिन वहां पर कार्य उसका शून्य हुआ। अब कूली कोई बोझ लेके चलेगा तो चलता रहेगा तो कोई बात नहीं, और जब जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा ना, थीटा 90 हो गया, तो 0 डिग्री, यहाँ कार्य उसका कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अगर बात करें कोई ऊंचाई पे चढ़ रहा है तो वहां पे कार्य जरूर होगा। मान लेते हैं जैसे छोटा सा एग्जांपल, कि जैसे कोई आदमी है मैन, उसका वजन कितना है? इसका वजन मान लेते हैं 100 किलोग्राम है, 100 kg का है, और जी का मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी हमने मान लिया।
और वो जो है ये सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, तो उसने 10 सीढ़ी चढ़ी, n मतलब सीढ़ियों की संख्या हो गई, कितनी सीढ़ी 10, और एक सीढ़ी की ऊंचाई मान लेते हैं कि 2 मीटर है, तो एक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 2 मीटर, तो 10 सीढ़ी की ऊंचाई कितनी हो गई, 20 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर रख देते हैं। द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम, ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण यानी 10 है, और हाइट तो एक सीढ़ी की 2, 10 सीढ़ी की 10 गुणे 2 यानी 20, तो इनका सबका गुणा कर लेंगे, तो 2 कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, यानी इसको 20,000 जूल का कार्य करना पड़ेगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो समझ में आ गया। अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ रहा है तो वहां पर इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, अगर कोई व्यक्ति जमीन पर है तो W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो आइए हम कार्य के मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो मैंने कार्य का आपको एक मात्रक बताया 20,000 जूल, ठीक, तो इसको हम रफ कर रहे हैं। तो आपको पहले बताना चाहूंगा कार्य का सबसे बड़ा मात्रक जूल होता है, और उसके बाद दूसरा मात्रक, कहीं कहीं पर दूसरा मात्रक दे देते हैं अर्ग। तो आपको हम बताना चाहेंगे, अगर 1 जूल देखेंगे, क्या देखेंगे, 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। अच्छा, 10 की घात 7 का मतलब 1 करोड़ हो गया। तो अगर 1 जूल बराबर पूछेगा तो 10 की घात 7 अर्ग, क्योंकि कार्य में जो है जूल का जो जूल है ये सबसे बड़ी राशि, अर्ग छोटी है, उससे कितनी, 10 की घात 7 गुना छोटी है। अगर कहीं पे एक सवाल पूछ ले, एक अर्ग का मान बताओ, कितने का, एक अर्ग का, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लो आप 10 की घात 7 अर्ग बराबर 1 जूल, 1 जूल हो गया। अगर एक अर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 की घात 7 जूल, ये हो गया। अब इस 7 को ऊपर ले जाएंगे तो एक अर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 10 की घात -7 जूल। अब आपको हमारे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी, यानी जब एक अर्ग का मान निकालेंगे तो 10 की घात -7 जूल होगा, लेकिन अगर 1 जूल बराबर देखेंगे तो 10 की घात 7 अर्ग होगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक। तो देखिए अब हम ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। मैंने कार्य आपको पढ़ा दिया, अब ऊर्जा क्या है। तो देखिए ऊर्जा की अगर सबसे अच्छी परिभाषा देखी जाए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मैंने क्या बताया, ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, ऊर्जा, तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब यह ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, ऐसे तो ऊर्जा बहुत होती है, परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, और क्या कहते हैं मैग्नेटिक ऊर्जा, तमाम रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, बहुत ऊर्जा होती है, लेकिन हमको यहाँ पर मेन 2 ऊर्जाएं पढ़नी है। 2 क्या, हम 3 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले 2 के बारे में पढ़ते हैं, फिर 3 के बारे में पढ़ते हैं। पहली ऊर्जा हमने देख ली, मान लो ये है, इसका नाम है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा क्या है, जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा खिंचाव के कारण, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु में उसकी ऊंचाई या खिंचाव के कारण, स्थिति मतलब उसकी ऊंचाई और खिंचाव के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ क्या 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहला है ऊंचाई और दूसरा मैंने बताया खिंचाव। दूसरा क्या बताया, खिंचाव। तो देखिए अब इसको समझते हैं। मैंने क्या बताया, जब किसी वस्तु में उसकी ऊंचाई और खिंचाव के कारण ऊर्जा हो रही है तो वो हमेशा स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गई, जब किसी वस्तु में उसकी ऊंचाई, अब मान लो जमीन पे है तो वहां पर ऊर्जा नहीं लगेगी, लेकिन अगर कोई वस्तु ऊंचाई पर है तो वहां पर ऊर्जा है। तो पंखा ऊंचाई पे टंगा हुआ है, चल नहीं रहा है, तो वहां पर कौन सी ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई, क्योंकि पंखा अपनी ऊंचाई पे है, कुछ ऊंचाई पे है। हम चेयर के ऊपर बैठे हैं तो ऊंचाई पर बैठे हैं, तो वहां पर कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। दूसरी बात अगर देखा जाए, कोई अभी आपको लोगों को कई एग्जांपल देंगे, यहां तक समझ में आ गई कि अगर कोई वस्तु ऊंचाई पर है तो उस पर कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा। कोई भी चीज ऊंचाई पर रखी है तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा होगी। अब दूसरी बात मान लेते हैं खिंचाव। खिंचाव क्या है, स्प्रिंग को देखा है आपने, देखा है कि स्प्रिंग में खिंचाव की ऊर्जा होती है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये खिंचाव किसमें होता है, स्प्रिंग में होता है, तो ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। और अगली ऊर्जा है गतिज ऊर्जा। क्या नाम है, गतिज ऊर्जा।
तो गतिज ऊर्जा, इसके बारे में बात करें तो जब किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो तो गतिज ऊर्जा, सीधा एग्जांपल है, जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा है। तो ध्यान रखेंगे ये उसकी गति के कारण होती है। किसके कारण? गति के कारण, गति के कारण। अगर हम यहां पर ध्यान दें तो स्थितिज ऊर्जा का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं mgh। क्या लिखते हैं? mgh। इसे u से दिखाते हैं और गतिज ऊर्जा को k से दिखाते हैं। k बराबर हाफ mv स्क्वायर, k बराबर हाफ mv स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। इसे पोटेंशियल एनर्जी इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये, और इसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो यहां तक अगर आपको बात क्लियर हो गई हो तो बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें स्थितिज ऊर्जा की, मान लो हम ऊपर बैठे हुए ऊंचाई पे और धमाक से नीचे गिर जाए। अब जब नीचे गिरेंगे तो ऊंचाई से नीचे आएंगे, कुछ कार्य होगा, कार्य की वजह से ऊर्जा हो जाएगी, यानी जब ऊपर से नीचे गिरेंगे तो उतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। और अभी तक एक मंजिल से गिरे तो कम ऊर्जा उत्पन्न होगी, अब 10 मंजिल से गिरो तो आदमी तो खत्म हो जाएगा लेकिन ऊर्जा बहुत उत्पन्न हो जाएगी। यानी स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? किसी ऊंचाई से कोई चीज गिर रही है या कुछ हो रहा है, वहां पर स्थितिज ऊर्जा होगी। अब मान लो हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है तो कैसी है? गतिज ऊर्जा है। आदमी चल रहा है, गतिज ऊर्जा। हम खड़े हैं तो स्थितिज ऊर्जा है क्योंकि ऊंचाई के लिए, और अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा हो जाती है। ये बात क्लियर हुई। ये इसके बाद हम बात करते हैं एक ऊर्जा और आती है जिसका नाम है नंबर 3 यांत्रिक ऊर्जा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण हम आप लोगों को अभी देने वाले हैं थोड़ी देर में। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? जब किसी चीज में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा साथ साथ हो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा साथ साथ हो उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी इसका मतलब हो गया यांत्रिक ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, P प्लस के। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। जब किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा साथ साथ हो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसके क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? द एडिशनल सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर हो गया? यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। मैंने 3 प्रकार की ऊर्जा बताई। स्थितिज ऊर्जा जो किसी ऊंचाई अथवा खिंचाव के कारण होती है। दूसरी मैंने बताई आपको गतिज ऊर्जा जिसमें गति हो रही, गति के कारण। तीसरी यांत्रिक ऊर्जा जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसमें ये ऊर्जा ऐसी है जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती। आइए हम कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, आप एग्जांपल को देखिएगा, मैं उनमें बताऊंगा कौन सी ऊर्जा है कौन सी ऊर्जा नहीं है। तो मैं इसको रफ करके एग्जांपल दे रहा हूं। तो देखिएगा मैं सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं। ये आप इस एरोप्लेन को देख रहे हैं, ये एरोप्लेन एक जगह रुका हुआ है, ऊंचाई पर है, क्योंकि ये नीचे से आदमियों को रेस्क्यू कर रहा है। देख रहे हैं आप इस एरोप्लेन को ध्यान से देखिए, ये ऊपर जो है रुका हुआ है, नीचे से आदमी को रेस्क्यू कर रहा है। तो ऊपर रुका है, ऊंचाई पर है, तो रुके हुआ है, तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, सिर्फ कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अब दूसरे वाले एरोप्लेन को देखिए, ये क्या है? घूम रहा है, इसका पंखा चल रहा है ना ऊपर, आपको चलता दिखाई दे रहा है फोटो में। तो इस उसमें जो आपने देखा कि पंखा चल रहा है, अच्छा ऊंचाई पे भी है एरोप्लेन और चल भी रहा है, तो कैसी ऊर्जा हो गई? यांत्रिक ऊर्जा हो गई। कैसी ऊर्जा हो गई? यांत्रिक ऊर्जा। इसके बाद आप इसको देखिए, ये आदमी देखिए ऊंचाई पर बैठा हुआ है, कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। अब देखिए ये नदी का पानी बह रहा है, क्या पानी में कोई ऊंचाई होगी? नदी में नहीं होगी ना, तो बह रहा है, केवल गतिज ऊर्जा है। इसके बाद ये तालाब देखिए, तालाब, पानी रुका हुआ है लेकिन ऊंचाई पर है ना, तो कैसी है? स्थितिज ऊर्जा है। कैसी है? स्थितिज ऊर्जा है। तो तालाब आपने देख रहे हैं ना। इसके बाद अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये देखिएगा, ये हमारे पास जलप्रपात है। जलप्रपात यानी झरना जिसको, ठीक है, वाटरफॉल बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। तो इस वाटरफॉल में देखिए पानी गिर रहा है और गिर के बह भी रहा है, यानी ऊंचाई भी है और गति भी है। तो कैसी ऊर्जा हो गई? यांत्रिक ऊर्जा हो गई, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की ऊर्जाएं, जब दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें इस पंखे को, ये पंखा रुका हुआ है, तो कैसी है? स्थितिज ऊर्जा। और ये पंखा देखिए घूम रहा है दूसरा वाला इसी के बगल में, तो उसमें कैसी हो गई? जब घूम रहा है और ऊंचाई पर भी है तो यांत्रिक ऊर्जा हो गई। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो आज हम ऊर्जा के टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो
कल लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।